हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 का नाम है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, ये जो डिसीज है, ये जो डिसऑर्डर है, वो हमारा स्टमक एंड ड्यूडेनम के अंदर आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका ओवरव्यू, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इटियोलॉजी इन कॉसेस पढ़ेंगे, क्यों होता है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस, कैसे होता है, कैसे कॉज होता है हमारी बॉडी के अंदर। देन पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है बॉडी के अंदर। डायग्नोस कैसे करते हैं हम इसको, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मेडिकल सर्जिकल और डाइटरी और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है इसके। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और एक कमेंट जरूर करें, ताकि हमें ओवरव्यू मिल जाए, हमारा भी ओवरव्यू मिल जाए कि हम कैसा पढ़ाते हैं और आपको समझ में आता है या नहीं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ नैरोविंग ऑफ पाइलोरिक स्पिंस्टर। ठीक है, जो पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है, मैं आपको बता देता हूँ पाइलोरिक स्पिंस्टर कहाँ होता है। देखो, जो नॉर्मल हमारा स्टमक है वो तो नॉर्मल रहता है। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंस्टर ये होता है, ये नॉर्मल पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल, ये जो स्पिंस्टर है उसको पाइलोरिक स्पिंस्टर बोलते हैं। लेकिन जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसमें जो स्पिंस्टर होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है। तो इसी कंडीशन को पाइलोरिक स्टेनोसिस कहा जाता है। अब इसकी वजह से क्या क्या होता है, इसकी वजह से देखो, सबसे पहले तो खाना हमारा इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, ड्यूडेनम में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है और ये बहुत मतलब नेरो हो गया है। क्यों? क्योंकि किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ मेनली हम देख लेते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। तो देखो, जो हमारा ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से हमारा जो डायफ्राम है वो कांटेक्ट करेगा। देन ये स्टमक है, इसके अंदर एचसीएल भरा होता है और ये हमारा पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है। ये ओपन होता है तो हमारा खाना आगे जाता है, और अगर ओपन नहीं होता तो खाना पेट के अंदर ही रहता है। और इसका डायलेशन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये खुला ही रहेगा तो खाना हम खाएंगे, खाना खाएंगे, यहाँ से खाना आएगा डायरेक्ट वो निकल नीचे निकल जाएगा। लेकिन ये स्पिंस्टर बंद रहेगा तो वो खाना जो एचसीएल है हमारा, एचसीएल ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड में करेगा, पॉलीसेक्राइड में करेगा। देन वो ब्रेक डाउन होने के बाद फिर वो नीचे जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन में ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण खाना आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, एक नेरो हो जाता है पाइलोरिक स्पिंस्टर, ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। ठीक है, ये क्या होता है, ओपनिंग होती है हमारे स्टमक से ड्यूडेनम के बीच की, ड्यू टू हाइपर ट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ पाइलोरिक मसल्स। ठीक है, पाइलोरिक मसल्स में क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी या हाइपर प्लेजिया हो जाता है, जिसके कारण नेरोविंग हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। ठीक है, ये होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। इट लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक इम्पेथिंग। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है गैस्ट्रिक को खाली होने के लिए। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक को खाली होने के लिए ये क्या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। इट कैन बी कंजेनाइटल इन्फेंटिलिटी और एक्वायर्ड एडल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये कभी कभी कॉन्जेनाइटल भी होता है। कॉन्जेनाइटल मतलब मदर से बेबी को होता है, और कभी कभी एडल्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। मोर देन इन फर्स्ट बोर्न मेल इन्फेंट। ठीक है, ये ज्यादातर क्या होता है, जो मेल होते हैं, मेल और इन्फेंट में ज्यादा देखने को मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इटियोलॉजी देख लेते हैं, क्यों ये हमारी बॉडी के अंदर कोज होता है, स्टमक के अंदर कोज होता है। तो सबसे पहले कंजेनाइटल मैंने आपको बता ही दिया, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो उसके कंडीशन में। और एक्वायर्ड कोज लाइक एडल्ट के अंदर हो जाता है, तो ये होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज के कारण। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिसीज अगर है तो उसके कारण हो जाएगा। स्केरिंग एट पाइलोरस। गेस्ट्रिक कार्सिनोमा, अगर गेस्ट्रिक कार्सिनोमा है तो उस कंडीशन में भी पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस है। इन्फ्लामेशन एडिमा ऑफ पाइलोरस, जो पाइलोरिक स्पिंस्टर है वहां पे उसको पाइलोरस भी कहते हैं। पाइलोरस के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी एडिमा कोज हो जाता है, उसके कारण भी पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। देन पोस्ट सर्जिकल एडेसियन। ठीक है, पोस्ट सर्जिकल मतलब सर्जिकल अगर कोई हुई है, लाइक स्टमक की सर्जरी हुई है या फिर इंटेस्टाइन की हुई है या स्पिंस्टर की हुई है, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है।
पहले तो ठीक रहता है, बाद में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी होती है तो इन्फ्लामेशन भी थोड़ा बहुत तो होगा। जैसे आपको कहीं चोट लगी है तो वहां पे भी आपको थोड़ी बहुत सूजन होती है, ठीक है, ये इस चीज के कारण हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं तो हाइपरट्रोफी, स्केरिंग ऑफ पाइलोरिक मसल, ठीक है। स्केरिंग मतलब ये होता है कि स्क्रेच आ जाता है। स्क्रेच कैसे आएगा? लाइक आपने बहुत ज्यादा ड्राई खाना खा लिया है तो उसके कारण क्या होता है, एचसीएल भी कम सिक्रीट होगा, उसके कारण स्क्रेरिंग भी हो जाती है। और हाइपरट्रोफी के कारण भी नेरोविंग और पाइलोरिक कैनाल जो होती है वो नेरो हो जाती है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। और रिटेंशन ऑफ ब्लड, सॉरी, रिटेंशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड इन स्टमक, ठीक है, रिटेंशन हो जाता है फूड का और फ्लूइड का स्टमक के अंदर। फोर्सफुल गैस्ट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, फोर्सफुल हो जाता है गैस्ट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन, उसके कारण प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग भी हो जाती है इसके कारण। लाइक फिर उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, लाइक सोडियम की कमी, पोटेशियम की कमी, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। फिर माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस होने हो जाएगा, और उसी को पाइलोरिक स्टोसिस कहते हैं। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम इन्फेंट के अंदर, कंजनाइटल के अंदर प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलस वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग, ठीक है, परसिस्टेंट हंगर, इरिटेबल बेबी, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस, वेव ऑफ एब्डोमिनल आफ्टर फीडिंग, और पाल्पेबल ओलिव शेप्ड मास इन राइट अपर एब्डोमेन, हाइपरट्रोफाइड और पाइलोरस, डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस, और कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू पुअर इंटेक, ठीक है। इन कॉन्जेनाइटल में इतनी सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है आपको इन्फेंट और कॉन्जेनाइटल के अंदर। देन एडल्ट और एडिक्वेट के अंदर इपिगेस्ट्रिक फुलनेस एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टर मील, ठीक है, जब आप खाना खाओगे तो डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा, इपिगेस्ट्रिक फुलनेस आपको लगेगी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर। देन वॉमिटिंग होने के चांसेस है, रिलीफ ऑफ सिम्टम आफ्टर वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाएगी तो आपको फिर सिम्टम्स रिलीफ मिलेगा, देखने को मिलेंगे, वेट लॉस, वीकनेस और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, और इसमें भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेंगे ड्यू टू लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन वॉमिटिंग, क्योंकि वॉमिटिंग होती है तो कुछ मात्रा में जो गैस्ट्रिक एसिड है, एचसीएल जो है, वो हमारी नाक से भी और मुंह से भी बाहर निकल सकता है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। देन डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो हिस्ट्री एंड क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसके कारण उससे हम चेक कर सकते हैं, लाइक वॉमिटिंग हो रही है तो उसको किस टाइप की वॉमिटिंग हो रही है, पाल्पेबर मास इन इन्फेंट, फिजिकल एग्जाम करवा सकते हैं हम, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड लाइक थिकनिंग ऑफ पाइलोरिक मसल्स, और गोल्ड स्टेन इन इन्फेंट, ठीक है, पाइलोरिक मसल ठीक ठीक तो नहीं है तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। बेरियम मील एक्सरे, ठीक है, बेरियम मील एक्सरे से क्या होता है, शो स्ट्रिंग साइन, ठीक है, नेरोविंग पाइलोरिक कैनाल, जो पाइलोरिक कैनाल है या पाइलोरिक स्पिंस्टर है वो नेरो तो नहीं है, तो हमें बेरियम एक्सरे में पता चल जाता है। एंडोस्कोपी से भी हमें पता चल जाएगा और ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चल जाएगा, और ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है, एल्कोलोसिस तो नहीं है, ये चीज भी पता लग जाएगी। ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर करंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लाइक आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट आपको देना है अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तो। नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब डालना है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो टू डिकम्प्रेस स्टमक, स्टमक को डिकम्प्रेस करने के लिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंटिल सर्जरी, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है अगर सर्जरी है पेशेंट की तो। सर्जिकल मैनेजमेंट में पाइलोरोप्लास्टी करेंगे, सर्जिकल वाइटनिंग ऑफ पाइलोरिक कैनाल, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक स्पिस्टर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके कारण उस पाइलोरो जो प्लास्टी होती है उसको वाइड कर देते हैं, उसको चौड़ा कर देते हैं, जो नेरोविंग हो रही है उसको। पार्सली गेस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, गेस्ट्रेक्टोमी पार्सली करवाएंगे इफ एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा। डाइटरी मैनेजमेंट में इन इन्फेंट में ग्रेजुअल reintroduction of feed after surgery, start with clear fluid, small frequent feed और breast milk formula, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट मिल्क आपको देना है स्मॉल मात्रा में। इन एडल्ट के अंदर स्मॉल फ्रिक्वेंट सॉफ्ट मिल देंगे। अवॉइड लार्ज मील, स्पाइसी एंड फैटी एसिड फूड या फैटी फूड। एडिक्वेट हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन को एडिक्वेट करेंगे मतलब डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी के अंदर। करेंट माइल न्यूट्रिशन विथ हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट, ठीक है, माल न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे और हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देंगे इन्फेंट को।
नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट ही करते हैं हम। तो हिस्ट्री एंड वॉमिटिंग, फीडिंग पैटर्न जो इन्फेंट होता है उसके अंदर, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करेंगे हम, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सिम्टम्स जो होते हैं, वीकनेस तो नहीं है, इरिटेबिलिटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे। और नर्सिंग इंटेंशन के अंदर प्री ऑपरेटिव केयर में आपको मेंटेन करना है नथिंग बाय माउथ, मुंह से कुछ नहीं देना है। और इंसर्ट एनजी ट्यूब फॉर गेस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, ठीक है। जो एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है वो आपको देना है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देना है पेशेंट को। मॉनिटर वाइटल साइंस, वेट लॉस और हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। मॉनिटर करते रहना है वाइटल साइंस को, वेट कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, और हाइड्रेशन क्या है, मतलब डिहाइड्रेशन तो नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मॉनिटर फॉर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इन्फेक्शन एट सर्जिकल साइट, ठीक है। आपको वॉमिटिंग चेक करना है, पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा तो नहीं लग रहा है, नोजिया तो नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है, और सर्जिकल साइट पे कोई सर्जरी या फिर जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या पसवस्त तो जमा नहीं हो रहा है। ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस ओरल फीडिंग एज पर डॉक्टर एडवाइस, ठीक है। क्या करना है, ओरल फीडिंग देना है अगर बच्चों में बच्चों की सर्जरी हुई है तो, और वो भी डॉक्टर की एडवाइस से, क्योंकि पेशेंट को नील बाय नथिंग बाय माउथ रखते ही हैं। अब बच्चा है तो भूख तो लगेगी भाई उसको, तो डॉक्टर से पूछ के ही फीडिंग कराना है। पॉजिटिव इन्फेंट इन अपराइट सेमीफाउलर टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है। जो इन्फेंट होता है उसको अपराइट रखना है और सेमीफाउलर पोजीशन में उसको रखना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में इनकरेज स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड पोस्ट सर्जरी में। रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट चार्ट, ठीक है। इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करना है, ये एडल्ट में करना है। मॉनिटर वेट गेन, ठीक है। मॉनिटर करना है वेट गेन तो नहीं हो रहा पेशेंट का, ये भी अडल्ट के अंदर। और पेशेंट को एजुकेट करना है, टीच पेरेंट्स केयर गिव्स अबाउट फीडिंग टेक्निक एंड वार्निंग साइन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ठीक है। पेशेंट को जो है जो बेबी है उसके पेरेंट्स को बोलना है कि आप अच्छे से जो बच्चा है उसकी केयर करें, और फीडिंग टेक्निक जो है वो उसको बतानी है, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट के जो पेरेंट्स है उसको भी एजुकेट करना है। अब बच्चा है तो वो तो कुछ सीखेगा नहीं, तो उसके पेरेंट्स को ही अपने को एडवाइस करना पड़ेगा। और वार्निंग साइन में उनको एजुकेट करना है कि अगर वॉमिटिंग हो, डिहाइड्रेशन हो, तो हमें तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके आना है बच्चे को। इन एडल्ट के अंदर एजुकेट ऑन डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड रेगुलर फॉलोअप, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए एजुकेट करना है, और रेगुलर फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाना है हॉस्पिटल अगर डिस्चार्ज हो गया है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, और कमेंट भी करें, ताकि कमेंट करोगे तो हमें भी समझ आएगा कि हाँ आपको लेक्चर समझ में आया है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।